तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर एंथोलॉजी फिल्म को जिसका नाम है टेल मी अ क्रीपी स्टोरी। इस मूवी को अलग अलग डायरेक्टर्स और राइटर्स ने लिखा और डायरेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे देखने में मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो पहली कहानी का नाम है हंग्री जो। कहानी की शुरुआत के अंदर हम एक कपल लॉरा और क्रेग को देख पाते हैं और उनके पास एक हेल्थ विजिटर आई थी क्योंकि लॉरा और क्रेग का बेटा जो हमेशा ही रोता रहता और वो हमेशा भूखा रहता था। लेकिन हेल्थ विजिटर देखते ही कहती है कि वो एकदम ठीक है और ये काफी आम बात है। खैर जो अब हमेशा रोता रहता था जिस वजह से क्रेग ने भी लॉरा को डिवोर्स दे दिया था क्योंकि वो जो के रोने की वजह से रात को सो तक नहीं पा रहा था। खैर इसके बाद काफी सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है और अब लॉरा अपनी माँ के साथ ही रहती है। साथ ही साथ हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वो जो से नफरत करने लगी थी क्योंकि वो हर वक्त खाता रहता था और अब वो बड़ा भी हो चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लॉरा जो को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बताती है कि वो हर वक्त बस खाता ही रहता है। लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भूख भी बढ़ जाती है और वो लॉरा को 6 महीने बाद आने के लिए कहता है। खैर हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि जो हर वक्त खाता ही रहता था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो बस उस खाने को अंदर निगल जाता क्योंकि खाना तो भूख मिटाने के लिए खाया जाता है और जो की तो भूख कभी खत्म होती ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसका पेट नहीं बल्कि कुआं है। खैर लॉरा जो को एक और डॉक्टर के पास लेकर जाती है सेकंड ओपिनियन के लिए और वो सारी बात उसको बताती है। वो कहती है कि वो जो को रोज नहलाती है लेकिन उसके अंदर से हमेशा बदबू आती रहती है। उन्हें बाहर से अब आवाज आती है और लॉरा और डॉक्टर बाहर आकर देखते हैं तो जो वहां पर रखा हुआ सारा खाना खा गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉरा अपने बेटे को ब्लीच से नहलाया करती थी लेकिन उसके अंदर से फिर भी स्मेल आया करती। खैर वो इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो जाकर डॉक्टर को सुनाने लगती है और फिर वहां से निकल जाती है। अब ऐसे ही एक दिन जो और लॉरा कहीं से घर आ रहे होते हैं और जो के गले में कुछ फंस जाता है लेकिन उसकी माँ उसको बस देखती रहती है और कुछ भी नहीं करती, जैसे कि वो चाहती हो कि वो खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक आदमी आकर जो की मदद करता है और काफी टाइम बीत जाता है और लॉरा की माँ की भी मृत्यु हो जाती है और उसके फ्यूनरल पर भी जो बस खाए ही जा रहा था। और अब उसके बाद काफी साल और बीत जाते हैं और उस टाउन के अंदर जो लोग थे वो जो को हंग्री जो कहकर बुलाया करते थे क्योंकि वो हमेशा भूखा ही रहता था। खैर अब हम देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ा हो चुका है और अब वो पहले से भी ज्यादा खाने लगा था। वो और लॉरा खाना खा रहे होते हैं और लॉरा अपने खाने में गलती से वॉमिट कर देती है और बाथरूम जाती है साफ करने के लिए। और जब वो वापस आती है तो ये देखती है कि जो उसके वॉमिट वाला खाना ही खा रहा था, यानी कि भूख की भी हद होती है। और ये सब देखकर लॉरा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। खैर वो बाहर किसी को अपनी कैट के मिसिंग पोस्टर्स लगाते हुए भी देख रही थी और जब वो जो के कमरे में देखती है तो वो वहां पर बिल्ली के ऑर्गन्स को पड़ा हुआ पाती है क्योंकि अब जो इतना भूखा हो चुका था कि वो खाने के अलावा जानवरों को भी खा रहा था। अब रात को वो घर से निकलकर एक फार्मर के फार्म में पहुंच जाता है और उसकी मुर्गियां खाने लगता है और वो फार्मर उसको देख लेता है तो जो भी वहां से भाग जाता है। लेकिन वो फार्मर जो के पैर में गोली मार देता है और लॉरेन जो के पैर से शेल के पैलेट्स निकालती है। अब रात को उसको एक अजीब सा सपना आता है और वो उठ जाती है और एक चाकू लेकर जो को मारने के लिए उसके रूम में चली जाती है लेकिन वो उसको नहीं मार पाती क्योंकि वो उसका बेटा था और तब वो बाथ टब में जाकर खुद को ही खत्म कर लेती है। खैर थोड़ी देर के बाद में जो भी वहां पर आता है और वो देखता है कि लॉरा खत्म हो चुकी है, यानी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वो लॉरा को ही खाने लगता है। तो अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो कैनिबल बन गया था और मेरे ख्याल से उसकी भूख इसलिए ही शांत नहीं होती थी क्योंकि उसको इंसानी मांस चाहिए था। और ये बात कंफर्म तब हो जाती है जब काफी दिन बीतने के बाद जो के पास वाले घर में नए पड़ोसी रहने आते हैं और जो विंडो के पास उनको देखने जाता है और हम उसके पैर को नोटिस करते हैं जिसके अंदर कीड़े पड़ गए थे क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और उसके घाव को किसी ने सही नहीं किया। उसकी माँ खत्म हो गई तो उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। अब वो विंडो से बाहर अपने नेबर्स के न्यू बॉर्न बेबी को देखता है और हम उसके एक्सप्रेशन से साफ ये नोटिस कर सकते हैं कि वो बच्चा अब जो का अगला शिकार बनेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी का नाम है मायोसोटिस यानी कि टच मी नॉट। अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक और कपल को देखते हैं। इनका कोई नाम मूवी के अंदर बताया नहीं गया है तो इसको हम हस्बैंड और वाइफ बुलाएंगे। तो ये कपल यहाँ पर घर के अंदर ही सब्जियां उगाया करते थे। मेनली जो बीवी है वो उगाती थी और हस्बैंड को सब्जियां जरा भी पसंद नहीं थी तो वो खाना फेंकने के लिए चला जाता है क्योंकि हस्बैंड को नॉनवेज खाना था। तो उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और अपनी वाइफ को साइड करने के चक्कर में उसकी वाइफ फिसल कर चाकू के ऊपर गिर जाती है और उसका नाइफ जो होता है उसके फेस में एंटर कर जाता है और उसकी वाइफ वहीं मारी जाती है।
पहले हस्बैंड पुलिस को कॉल करने का सोचता है, लेकिन जेल जाने के डर से वो कॉल नहीं करता, क्योंकि उसकी स्टूपिड सी कहानी पर कौन बिलीव करता कि उसकी बीवी खुद पे ही खुद चाकू के ऊपर गिर गई और मारी गई। खैर वो अपनी बीवी की बॉडी को डंप करने के लिए सभी तरीके सोच लेता है, लेकिन आखिर में वो अपनी बीवी की बॉडी को गार्डन में ही दफना देता है। अब अगली सुबह उठकर वो रोजमर्रा की तरह ही सब्जियां तोड़ता है और बाकी काम करता है, और अगर उसे सब्जियां ही खानी थी तो अपनी बीवी को ये सब कहना ही नहीं चाहिए था, जिसके चलते ये सब हादसा होता ही नहीं। खैर फिर वो रात को डिनर करके सो जाता है, और रात को जब वो सो रहा था तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे किचन में देखता है कि किचन में हर तरफ सब्जियां ही सब्जियां थीं। तो वो बेसमेंट में से जाकर मोशन सेंसर कैमरास लेकर आता है और घर में और बाहर लगा देता है, ताकि वो पता कर पाए कि ये किसने किया। जिसके बाद वो सोने चला जाता है। खैर अगली सुबह वो सारी सब्जियां जाकर रोड पर रख देता है, ताकि कोई भी उन सब्जियों को फ्री में ले जाए। खैर अब ये सारी वेजिटेबल्स एक औरत अपने साथ ले जाती है, और हम देखते हैं कि हस्बैंड ने मधुमक्खियां भी पाल रखी थी, और उसको मधुमक्खियों के बॉक्स के अंदर अपनी पिक्चर मिलती है, जिससे कि वो घबरा जाता है। अब वहाँ रात के अंदर हम उस औरत को देख पाते हैं जो कि हस्बैंड की सब्जियां लेकर गई थी। जैसे ही वो एक टमाटर खाती है तो वो चिल्लाने लगती है, यानी कि उसके साथ में कुछ अजीब हुआ था। खैर अब रात को हमें गार्डन की सब्जियां अपने आप ही मूव होती हुई दिखाई जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। अब रात को फिर से हस्बैंड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो फिर से बाहर गार्डन में चेक करने जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तो वो भुट्टे के खेत में चला जाता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो अपने साथ एक एक्स लेकर गया था। अब हस्बैंड को वहां फील्ड में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, तभी वो कुछ देखता है और वो उस चीज को देखकर बहुत डर जाता है और डर कर भागने लगता है, और भागकर वो फील्ड से बाहर आ जाता है और बेसमेंट से जाकर वो फ्लेम थ्रोवर लेकर आने लगता है। और साथ ही साथ उसने पुलिस को भी कॉल किया था, और थोड़ी देर के बाद में पुलिस फोन पिक करती है। तभी हस्बैंड को पीछे से मोशन सेंसर कैमरा की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वहां पर कोई आ चुका था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो कोई चीज उस पर हमला कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हस्बैंड को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देख पाते हैं, लेकिन उसका सर और एक हाथ गायब था, यानी कि जिस हाथ में एक्स थी वो गायब था और उसका सर भी गायब था। और शॉकिंगली हम देखते हैं कि उसका सर बाहर गार्डन में था और उसके मुंह में गाजर ठुसी हुई थी। तो यहाँ पर असल में हस्बैंड को उसकी वाइफ की स्पिरिट ने मारा था, और वो वेजिटेबल्स को कंट्रोल कर पा रही थी, क्योंकि उसका प्यार वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से वो औरत भी इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि यहाँ पर जो टमाटर थे वो भी शायद से म्यूटेट हो गए थे। और मेरे ख्याल से ये जो लेडी थी जो कि मारी गई थी, वो अपने गार्डन की सब्जी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो मेरे ख्याल से इस कहानी को वीगन्स के प्रति दिखाया गया है। उनका प्यार जो सब्जियों के प्रति होता है वो शायद से यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करा गया है। अब हम आते हैं तीसरी कहानी पर, जिसका नाम है रेड वाटर। तो कहानी की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं, और जेन का थोड़े टाइम पहले ही अपने बॉयफ्रेंड जेकब से ब्रेकअप हो चुका था और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी। खैर वो अभी भी जेकब से प्यार करती है, जबकि जेकब ने एक नई गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली है, और जेन जेकब को अपने फेसबुक तक से अनफ्रेंड नहीं कर पाती। खैर इसके बाद में वो अपने मॉम और डैड को कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता, यानी कि वो बिल्कुल अकेले थी। अब इसके बाद में उसको याद आता है कि उसका एक टैप जो है वो लीक कर रहा था, तो इसके लिए वो प्लम्बर कंपनी के अंदर कॉल करती है, जिसके बाद वो म्यूजिक सुनने लगती है, और थोड़ी ही देर के बाद कोई डोर ओपन कर लेता है, और बाहर एक आदमी था जो कि ये कह रहा था कि वो प्लम्बर है, और जेन उसे ऊपर रूम में जाकर टैप चेक करने के लिए कहती है, और वो खुद बाहर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से ही डोर बेल रिंग होती है, और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़का था जो कि उसको बताता है कि वो उस प्लम्बिंग कंपनी से है जिसको जेन ने फोन किया था, और उसका नाम लीवाई है। अब ये सुनकर जेन ये कहती है कि यहाँ पर तो पहले से ही एक प्लम्बर आया था, लेकिन लीवाई बताता है कि वही एक प्लम्बर है जो कि नाइट शिफ्ट करता है, और कोई भी प्लम्बर नाइट शिफ्ट उसकी कंपनी में नहीं करता। तो वो अब ऊपर जाकर रूम में चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन टैप बिल्कुल ठीक था, और तभी उसे एक कॉल आती है और वो वहां से जाने लगता है। वो जेन को कहता है कि शायद से वो आदमी टैप ठीक करके चला गया होगा, शायद से कोई आ गया होगा, और इस चीज की उसे नॉलेज नहीं थी। खैर इसके बाद में वो वहां से चला जाता है, और जैसे ही लीवाई वहां से जाता है और जेन को वहां पर जेकब दिखाई देता है जो कि एकदम भीगा हुआ था, और वो जेन को किस करने लगता है, और बाहर लीवाई को वो आदमी जो कि जेन के घर में पहले आया था वो मारने लगता है, और वो उसको खत्म कर देता है। अब वहां जेन नोटिस करती है कि वो बस हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस कर रही थी, और उसे वहां जेकब के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखती है, लेकिन यहाँ पर रियल में ऐसा कुछ नहीं था। खैर अब उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और उसका फोन भी गायब था, तो वो लैंडलाइन से फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और हार मानकर जेन को घर से बाहर आना पड़ता है, और बाहर वो किलर हाथ में नाइफ लेकर खड़ा हुआ था।
यानी कि वो प्लम्बर नहीं था बल्कि किलर था। अब जेन डर कर घर के अंदर आ जाती है और सारे दरवाजों को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऊपर वाले रूम का दरवाजा भी तो बंद करना है। तो वो ऊपर जाकर डोर को बंद करती है और नीचे आती है। तभी उसे जेकब की आवाज आती है जो कि उसको ही बुला रहा था, और वो ऐसे ही एक रूम में पहुंच जाती है और वो लाइट ऑन करती है तो उसे वहां पर जेकब दिखता है। लेकिन तभी वो किलर अंधेरे से निकलकर जेन के हाथ पर स्लैश कर देता है। जेन अब जल्दी से नीचे आती है और एक चाकू उठाकर स्टेयर्स के पीछे छुप जाती है, और जैसे ही किलर उसके पास आता है तो वो उसके पैर में चाकू से हमला कर देती है। लेकिन वो किलर जेन को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। अब इसी बीच सभी म्यूजिक डिस्क जो होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। वो किलर जेन की नेक से उसका लॉकेट भी तोड़ लेता है, और हम देख पाते हैं कि किलर के पास और भी लॉकेट्स थे, और शायद से इसका यही काम है कि अकेली लड़कियों को देखकर उनके घर में जाना और उनको मार देना और एज अ ट्रॉफी उनके लॉकेट को अपने पास रख लेना। और जेन यहाँ पर पहली विक्टिम नहीं थी। खैर, जेन को नीचे अब एक डिस्क का टूटा हुआ पीस दिखता है और वो उसे उठाने जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से जेकब के हेलुसिनेशंस दिखते हैं और वो उसे डिस्क को उठाने से मना कर रहा था। लेकिन जेन फिर भी उस टुकड़े को उठा लेती है और किलर की नेक में स्टैब कर देती है, और किलर पानी पर से फिसल जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद जेन पुलिस को अपने घर का एड्रेस सेंड करती है और बाद में वो जेकब को भी अनफ्रेंड कर देती है, जिसका मतलब उसने जेकब को अब भुला दिया था। और इसी के साथ तीसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब देखो, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये सारी की सारी कहानी जो थी ना, मेरे ख्याल से जेन के दिमाग में चल रही थी, क्योंकि पहले फोन उसके पास था लेकिन बाद में उसे फोन नहीं मिलता। माइट भी किलर वाला एंगल सच हो सकता है, लेकिन जेकब, उसकी गर्लफ्रेंड का होना और ये सारी चीजें हेलुसिनेशन का पार्ट था, जो कि ये दर्शाता है कि कैसे वो धीरे धीरे अपने अंदर के डीमन से लड़ रही थी और जेकब को भुलाने की कोशिश कर रही थी, और अंत में उसने ऐसा कर दिया। सबसे बड़ी बात कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे थे और वो डिप्रेशन में थी, लेकिन एंड में उसने इस चीज को ओवरकम कर लिया। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ कहानी पर, यानी कि आखिरी कहानी पर, जिसका नाम है द गुड वर्ड। तो कहानी की शुरुआत में हम इवान को देखते हैं, जो कि एक ठग है, जो कि लोगों के घर में एक प्रीचर बनकर घुसता है और फिर उन्हें मारकर उनको लूट लेता है। और आज भी उसने एक कपल को मारकर उनका पैसा लूट लिया था, जिसके बाद वो अपने अगले विक्टिम के पास जाता है। खैर, वो एक औरत के पास आता है जिसको हम माँ बुलाएंगे। इवान उसे बताता है कि वो एक प्रीचर है और वो घर घर जाकर लोगों को गॉड के बारे में संदेश देता है। तो माँ उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों अब बातें करने लगते हैं और माँ उससे काफी अजीब बातें कर रही थी, और वो इवान के लिए चाय भी बनाती है। और तभी उसको टेबल पर एक नाइफ मिलता है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड, जिसको हम डा बुलाएंगे, वो और उनके एंसेस्टर्स नाइफ का ही काम किया करते थे और मीट काट कर लोगों को दिया करते, और वो ये काम इसी घर में किया करते थे। और अभी भी उसका हस्बैंड शेड में मीट ही काट रहा है। खैर, इवान पूछता है कि क्या उनका कोई बच्चा है, तो वो कहती है कि फिलहाल तो नहीं है। तो इवान कहता है कि वो उसे रास्ता दिखाएगा और माँ को एक बच्चा जरूर मिलेगा। अब वो इवान को डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है और इवान भी मान जाता है। खैर, तभी वहाँ पर डा भी आ जाता है, जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो इवान से काफी सारे सवाल जवाब करता है। इवान बताता है कि माँ ने उसे वहाँ पर खाने के लिए रुकने के लिए बोला है, और यहाँ पर डा माँ से बार बार पूछता है कि क्या वो श्योर है, तो वो बोलती है कि हाँ, वो बिल्कुल श्योर है। खैर, यहाँ पर डा का सवाल जवाब वाला सिलसिला अभी भी जारी था, और वो बताता है कि वो आयरलैंड की चर्च को पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये बात सुनकर इवान को पता चल जाता है कि उन दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी अचानक से ही हम माँ का एक अलग ही रूप देख पाते हैं, और वो पीछे से आकर उसे पैन से हिट करके नॉकआउट कर देती है। और जब इवान को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ एक रूम में पाता है, और वो डा से कहता है कि वो उसे छोड़ दे और वो उसका सारा पैसा रख ले। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते तो इवान डा को धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से निकल गया तो वो उन दोनों की चमड़ी उधेड़ देगा और दोनों को खत्म कर देगा। खैर, अब डा माँ के पास जाता है और ये पूछता है कि माँ ने इवान को ही क्यों चुना, तो वो कहती है कि वो इवान को खुद काटना चाहती है। जिसके बाद में वो दोनों ही प्रेयर करने लगते हैं, और हम उनकी शेड के अंदर ये देखते हैं कि ये दोनों असल में एनिमल मीट नहीं बल्कि इंसानी मांस काटते हैं, और वो दोनों खुद भी कैनिबल्स हैं, और वो कैनिबल्स को ही ह्यूमन मीट भी दिया करते थे, और ये उनका पुश्तैनी काम था। और इन लोगों के पास में पैसा भी अच्छा खासा था, क्योंकि इस मीट के लिए बहुत से बड़े बड़े लोग अच्छा खासा पैसा दिया करते थे। यानी कि यहाँ पर एक किलर ठग को कैनिबल साइकोपैथ्स मिल चुके थे, या फिर ये कहें कि शेर को सवा शेर मिल गया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टेल मी अ क्रीपी स्टोरी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी फिल्म पसंद आई होगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी इन चारों स्टोरीज में से।
और मैं सच बताऊं तो मेरी फेवरेट स्टोरी पहली और आखिरी थी, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ स्टोरी मेरी फेवरेट है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए